अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आलोक कुमार गोयल जी, कॉमर्स के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी, प्रोफेसर अवधेश तिवारी जी, प्रोफेसर सुभाष जी, अधिष्ठाता विज्ञान संकाय, अधिष्ठाता विदेश संकाय, प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, प्रोफेसर ए के गुप्ता जी, प्रोफेसर अनिल कुमार यादव जी, प्रोफेसर मालवी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त आदरणीय प्रोफेसर गण, प्राध्यापक गण, शोध छात्रगण, विद्यार्थी बंधुओं बहनों, आज वास्तव में जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये विषय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि वास्तव में उच्च शिक्षा में वैसे तो चरित्र की हर जगह आवश्यकता पड़ती है। आप कहीं भी जाएं, कोई काम करने जाएं, किसी भी व्यवसाय से जुड़े या साधारण भी बात व्यवहार में कहीं भी जाएं, तो एक अच्छे चरित्र और आचरण की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हम आज जो करेंगे वास्तव में किस तरह से हायर एजुकेशन में चरित्र का निर्माण हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। विद्यार्थी जब इंटरमीडिएट पास करके आता है तो ऐसे चौराहे पर खड़ा होता है कि उसके सामने कई तरह के रास्ते हैं। वो गलत दिशा में भी जा सकता है, अच्छी दिशा में भी जा सकता है, एक अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। मेरा ये मानना है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो किसी दिशा जाए तो आप बढ़िया काम कर सकते, अच्छे आप वैज्ञानिक हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन आपके सामने एक रोल मॉडल होना चाहिए। और आप जानते हैं कि गुड कैरेक्टर, अच्छा चरित्र, ये तो सब जगह प्रेजेंट होता है। व्यक्ति में हो सकता है, एक अध्यापक में हो सकता है, डॉक्टर में, इंजीनियर में, एक एक्टर में, फिल्म के माध्यम से, व्यक्तियों के माध्यम से, किसी भी पर्सनालिटी में, इवन जानवरों में भी बहुत चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप ग्रहण कर सकते हैं। सवाल इस बात का है कि आप कितना ग्रहण करते हैं। अब एक बात और है कि अच्छा चरित्र है क्या? तो अच्छा चरित्र वह है जो अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव इफेक्ट दे, पॉजिटिव इंपैक्ट दे और अच्छा रिस्पांस तभी मिलेगा जब हमारे अंदर उस रिस्पांस को ग्रहण करने की क्षमता भी हो। इसलिए ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। और ये चरित्र किसी में हो सकता है, किसी सुपर हीरो में हो सकता है, एक सम्मानीय वकील में भी हो सकता है, अध्यापक में हो सकता है, जैसे मैंने कहा, इवन दैट कैन बी फाउंड इन द एनिमल्स आल्सो। अब सवाल इस बात का है कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। मैंने किसको अब कहेंगे कि सच्चरित्र है, अच्छा चरित्र है? तो क्या है कि सच्चरित व्यक्ति के सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उसके अंदर विश्वसनीयता होनी चाहिए, डिपेंडेबिलिटी। हम किसी पर डिपेंड हो सकें, उस पर विश्वास कर सकें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सब पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, न तो आज के युग में, न भविष्य में, और न प्राचीन काल में भी ऐसा होता था। कोई भी आदमी जो है सो हम आंख मूंद पर विश्वास नहीं कर सकते। उसके लिए निश्चित रूप से एक अच्छे आदमी की आवश्यकता पड़ती है। उसके साथ साथ क्या है? उदारता, नो सेल्फिशनेस। एक अच्छे व्यक्ति में उदारता होती है, सेल्फिशनेस नहीं होता, अर्थात उसके अंदर थोड़ा सा दूसरों के प्रति संवेदना, अच्छा कार्य करने की भावना, इस तरह की चीजें जरूर होनी चाहिए। और ये चीजें अगर होगी तो दूसरों के लिए रोल मॉडल हो सकता है। तो उसके साथ साथ क्या है कि दूसरों का हित करने के लिए उसके अंदर
साहस भी होना चाहिए। हम समझ तो रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि भाई ठीक, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई आदमी गिर गया है, कोई आदमी परेशान है, आपका मन भाव है जरूर कि हम इसकी मदद कर दें, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। हो सकता है दूसरे लोग उसका विरोध करें, या हो सकता है ऐसा कोई हमारे ऊपर कोई अटैक कर दे। ये नहीं है, साहस भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके अंदर भावना है लेकिन कार्य नहीं आप कर पा रहे हैं, आप आगे बढ़ के कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ये आपका अच्छे क्षेत्र में अच्छे रोल उसमें नहीं आएगा। उसके साथ साथ है कि मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए, इंटीग्रिटी टू डू राइट थिंग। माने हम अगर अच्छे कार्य करने के लिए हमारे मन में प्रतिबद्धता रहेगी तो निश्चित रूप से हम कुछ कर सकते हैं। अगर प्रतिबद्ध नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रतिबद्धता बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ है कि अपने प्रति सचेत, सेल्फ अवेयरनेस, ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है वो नहीं कर सकता। अर्थात उसको उसके अपने ईगो को दबाना पड़ेगा, अपनी जो कुछ अपने अंदर जो यूं कर सकते हैं कि थोड़ा कुछ घमंड है या कुछ इस तरह के विचार हैं कि हम ही सबसे बड़े हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपने ईगो को कंट्रोल करना पड़ेगा और दूसरों के लिए ऑनेस्ट होना पड़ेगा और अपने लिए भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा। निश्चित रूप से तभी आप कुछ कर सकेंगे। तो ये चीजें बहुत ही आवश्यक होती है। और उसके साथ साथ है दूसरों से सद्व्यवहार। ये मैंने पहले भी कहा कि आप किसी के प्रति संवेदनशील हैं, सद्व्यवहार करें। आप संवेदनशील भले हो, अगर सद्व्यवहार नहीं है तो भी समस्या पैदा होती है। भाई टीचर है, समझता है कि आप आगे बढ़े, लेकिन हमेशा आप आपको डांटते रहेंगे, आपको हमेशा जो है दुत्कारते रहेंगे, तो वो जो है वो चीजें फिर वो अच्छा सोचते हुए भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सद्व्यवहार का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब सवाल इस बात का है कि हायर एजुकेशन हम क्यों लेते हैं, यानी उच्च शिक्षा के लिए हम क्यों जाते हैं। इंटरमीडिएट पास करने के बाद, हाई स्कूल पास करने के बाद आदमी और डिफरेंट ट्रेड में लिया जाता है। अगर हायर एजुकेशन में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, तो उसके इसका मतलब यह है कि कुछ और नई चीज करना चाहता है, अपने करियर को अच्छा ढंग से बनाना चाहता है। ऐसे भी करता है भाई हम और किसी हायर सर्विस से भी जा सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं, अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। तो ये प्रकार से देखा जाए, फॉर गुड स्किल डेवलपमेंट, फॉर गुड नॉलेज, फॉर much more earning money, for strengthening the economic condition of the person concerned, as well as for the family worker. They are doing all these things. लेकिन सवाल इस बात का है कि सिर्फ यही चीज पर्याप्त है क्या? यही तो सफिशिएंट नहीं है कि आप अपने परिवार का जो है सो धनोपार्जन से आप भरण पोषण करें, आप नॉलेज ले लें, आपके अंदर स्किल आ जाए कार्य करने की, तो यही तो पर्याप्त नहीं होता। कुछ और भी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और वो होता है कि जो हम कह सकते हैं कि दैट इज अंदर थर्ड डायमेंशन आल्सो, और वो है दैट इज कैरेक्टर बिल्डिंग। ये व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी है। हमारे विद्वानों ने भी समय समय पर अपने विचार इसमें दिए हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि शिक्षा में चरित्र निर्माण बहुत ही आवश्यक, बिना चरित्र के व्यक्ति की शिक्षा अधूरी रहती है और व्यक्ति का समग्र विकास नहीं हो सकता। व्यक्तित्व विकास के लिए अच्छे चरित्र की बहुत ही आवश्यकता है। यही नहीं, हमारे वेदों में, उपनिषदों में इसके अनेक उपाय बताए गए हैं, इसके संदर्भ में विस्तार से वर्णन किया गया है, क्योंकि सच्चरित व्यक्ति ही समाज में कुछ कर सकता है, समाज के नव निर्माण में अपना योगदान दे सकता है, पॉजिटिव योगदान दे सकता है, लोगों को सही दिशा दे सकता है। और यही नहीं, वो
समाज को आगे ले जाने में, देश को आगे ले जाने में, राष्ट्र को प्रगति के पथ के ले जाने में ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं कि वास्तव में समग्र व्यक्तित्व के निर्माण के लिए चरित्र निर्माण की बहुत सख्त आवश्यकता है। और अच्छा चरित्र का व्यक्ति होगा तो समाज के किसी भी दिशा में जाए, कहीं भी जाए, कोई इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, वैज्ञानिक बने, व्यवसायी बने, किसान बने, हर जगह अच्छा काम कर सकता हो। और क्योंकि उसके पास वो सारी चीजें, वो सारे गुण मौजूद हैं जो एक अच्छे व्यक्ति में होने चाहिए। हमारे व्यक्तियों ने, वेदों में भी पंचकोश के बारे में बताया गया है और ये भी कहा गया है कि व्यक्तित्व विकास अगर है, इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अर्थात व्यक्ति निस्वार्थी होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, आध्यात्मिक मूलाधार वाला होना चाहिए, सबल और बुद्धिमान भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ है स्वस्थ मन का होना चाहिए। हमारे जो पुराने आयुर्वेदाचार्य हैं, महर्षि सुश्रुत ने एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति के लिए डिफिनेशन करते हुए कहा कि स्वस्थ व्यक्ति वह होता है जो निरोग हो, शरीर में कोई रोग न हो, अर्थात शारीरिक रूप से निरोग हो, साथ साथ मानसिक रूप से निरोग हो, ये भी जरूरी है, उसके साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी निरोग, अर्थात आध्यात्मिक निरोगता भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। WHO ने इसको बहुत ही देर में स्वीकार किया, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर कभी होता है ना, एक सेकुलरिज्म का जो भूत होता है वो हर जगह डोलता रहता है, तो उनको लगा कि अगर आध्यात्मिक रूप से निरोग की बात हम करेंगे तो कहीं न कहीं से हमारा सेकुलरिज्म हट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इसको स्वीकार तो किया, लेकिन बाद में स्वीकार किया। फॉरेन कंट्रीज में, अमेरिका में और सब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इसमें एक बहुत बड़ी क्राइसिस आज भी है, क्योंकि वहां पर इस तरह के जो है सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जो चरित्र का अभाव कई क्षेत्रों में पाया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में आज ये चीजें बहुत ही कम है। और अभी देखिए जो कोरोना का जो संकट था, उसमें भी ये बात कही गई कि हिंदुस्तान इतने डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, इतना डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री रहते हुए भी यहाँ कोरोना का वो इम्पैक्ट नहीं पड़ पाया जो अमेरिका, इटली जैसे देशों में पड़ा। जबकि अमेरिका, इटली में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज्यादा अच्छी हैं, उसके कंपैरिजन हमारे देश में बहुत कम है। उसके पीछे कारण क्या रहा? अभी हाल में सोशल मीडिया में भी एक आया था कि उसमें कई चीजें थी। ये बात सही है कि हमारी सरकार ने बहुत ध्यान दिया उसको, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टरों ने बहुत ही मेहनत करके सारे जो इनसे उनको स्वास्थ्य सेवाओं को बरकरार करने के लिए काम किया है। लेकिन एक और ध्यान आया है कि हिंदुस्तान में आम लोगों की एक परंपरा है कि खाने के पहले, शौच जाने के बाद, अन्य कार्य, वो भी कोई भी काम करेंगे तो हाथ का प्रक्षालन अर्थात हाथ धोने का काम वो भी साबुन से या मट्टी से करते हैं। मट्टी बहुत अच्छी सैनिटाइजर है और उससे धोते हैं। एक धोने की हमारे यहाँ हाथ सफाई है, सफाई प्रवृत्ति है। हमारे लोग कितने जो भी हो, अगर किचन जाते हैं जूता चप्पल बाहर वाला पहन के नहीं जाते। एक जनरल सफाई की टेंडेंसी हमारे यहाँ है, हमें बाहर कंट्रीज में नहीं है। वो तो लोग शौच जाने के बाद भी टॉयलेट जो पेपर होता है उससे हाथ पोंछ के काम चला लेते हैं। तो इसलिए वहां पर उस तरह की चीजें, वो सफाई चीज नहीं है। हमारे यहाँ तो वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है बाह्य स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता होनी चाहिए। ये आंतरिक स्वच्छता क्या है? वही चरित्र निर्माण है। आंतरिक स्वच्छता क्या है? वही है कि वास्तव में व्यक्ति का व्यक्तित्व किस तरह से हो। और इसलिए
हमारे यहाँ एक परंपरा है और यही कारण है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसकी गुणात्मकता जरा डिफरेंट ढंग से होती है, अलग ढंग से होती है। और इस बारे में अरिस्टोटल ने भी कहा कि करेक्टर जो है वो हमारा सेंट्रल प्लान, प्रोड्यूसिंग ऑफ द करेक्टर इन द सेंट्रल प्लान ऑफ द एजुकेशन। चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में बहुत स्पष्ट रूप से इसकी विवेचना किया है। रावण संहिता में भी इसकी बड़ी स्पष्ट विवेचना की गई है। और इस तरह से किसी भी ट्रेड में हो, कोई भी ट्रेड हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, हर जगह चरित्र निर्माण की धुरी समान होती है। अर्थात सच्चरित, अच्छे व्यक्तित्व वाला, अच्छे व्यवहार वाला, अच्छे स्वभाव वाला, जो अच्छे ढंग से सोचता है, संवेदनशील है, दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने वाला है, वो आदमी जो है वो ज्यादा सफल होता है, ज्यादा सही होता है, दूसरों के लिए रोल मॉडल होता है, दूसरों के सद्भाव करने वाला होता है। ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब क्या है, चरित्र के बारे में हम लोग कहते हैं कि चरित्र कैसा होना चाहिए। तो चरित्र बहुत आयामी होता है, यह निर्मित भी किया जा सकता है। कई बार होता है अच्छे चरित्र का व्यक्ति जो है वो बिगड़ भी सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे हैं कल को आप खराब नहीं हो जाएंगे। आप आज बहुत अच्छे हैं, कल के आपके चरित्र में गड़बड़ी भी आ सकती है। इसलिए क्या है, ये सशक्त जो है सो सुदृढ़ रखने की प्रक्रिया होनी चाहिए। जब सस्टेनेबिलिटी रहेगी तभी आपका चरित्र लगातार दिन प्रतिदिन सुदृढ़ होता चला जाएगा। इसलिए आज आप अच्छे हैं तो आप ये मत समझिए कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, अब मुझे कोई बात नहीं, मुझे लापरवाही रहना चाहिए, नहीं। उसको आपको लगातार मेंटेन किए रहना पड़ेगा। प्रोफेसर आर्थर ने भी कहा है कि समय के साथ साथ चरित्र भी परिवर्तनशील होता है। आपके क्रियाकलाप से यह प्रदर्शित होता है। आपके प्रतिदिन क्रियाकलाप से उठना, बैठना, जागना, सोना, लोगों के प्रति व्यवहार करना। एक शिक्षक क्लास में आता है, उसका क्या फंक्शन किस तरह से है, उसको विद्यार्थी बहुत वॉच करते हैं और उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं। वो किस तरह से क्लास लेता है, क्लास में किस तरह से उठना, बैठना, पढ़ाना रेगुलर है कि नहीं है, विद्यार्थियों पर संवेदनशीलता है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पुराने समय वेदों में जो गुरु होता है उसको कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु है नमः। और यही नहीं कि अच्छे गुरु का मिलना भी साधारण चीज नहीं होती। इसलिए हर व्यक्ति को, हर टीचर को प्रयास करना चाहिए कि हम सदगुरु बने। और सदगुरु बनने के लिए भी उनको अपने अंदर उस सारी चीजें डेवलप करनी पड़ेगी, जैसा मैंने अपना अभी उल्लेख किया। और ये जो है वो सामाजिकता को भी बढ़ाता है, अर्थात सामाजिक क्षेत्र में भी वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और उसके साथ साथ है ये देखता कि वास्तव में आपका एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति किस तरह से रिफ्लेक्शन लोगों पर डालता है। ये रिफ्लेक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। जैसे क्या है, आप शीशे को दिखाते हैं, उससे रिफ्लेक्शन होता है, चमक होती है। उसी तरह से गुरुओं की चमक भी विद्यार्थियों को आलोकित करती है। और हायर एजुकेशन में जैसे, क्योंकि तब तक बच्चा काफी मेच्योर हो जाता है, उस मेच्योरिटी में गुरु की हर चीज को मार्क करता है और गुरु का वो चरित्र रिफ्लेक्ट होता है विद्यार्थियों पर। यही कारण है संस्था, प्राध्यापक, विद्यार्थी, ये सारी चीजें बड़े महत्वपूर्ण रोल में होते हैं। और
ये दैट इज ए माने कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन होता रहता है। अब क्या है कि जैसे विश्वविद्यालय में आता है, कॉलेज में जाता है, या किसी हायर एजुकेशन में विद्यार्थी आता है, हर विश्वविद्यालय का एक डिफरेंट मोटिव होता है, वो एक विशेष उद्देश्य होता है। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का विशेष मोटिव है, और विद्यार्थी वहां जाकर उस ढंग से प्रेरणा लेता है, उन चीजों को ग्रहण करता है। आप जाने चाहे न जाने, वो जाता है विश्वविद्यालय में विद्यार्थी, एक बार जरूर करता है कि वास्तव में यहाँ का मोटो क्या है। अगर यूनिवर्सिटी में उसको ढंग से जगह जगह प्रदर्शित किया गया है तो ठीक, नहीं है तो खुद खोजने का प्रयास करता है कि किस उद्देश्य, किस मोटो से इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और उसको अभी तक पूरा करने में हो रहा है, सफल हो नहीं हो रहा है। इसलिए आप देखते हैं किसी महापुरुष के नाम पर विद्यालय का नाम रखा जाता है, किसी अच्छे स्थान के नाम पर होता है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया। यहाँ पर हमारा ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, मालवीय जी ने स्थापना किया था। आज भी यहाँ के विद्यार्थी मालवीय जी के प्रति समर्पित रहता है। देश के किसी भी कोने में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी है, वो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय की याद करता है। और यहाँ पर जब हम लोग कन्वोकेशन या इस ढंग से, या आपके यहाँ भी जो कन्वोकेशन हो रहा है, या हमारे यहाँ जो अलमनाई दिवस होता है, तो बड़ी उत्सुकता से उसको प्रतीक्षा करते हैं। वो प्रयास करते हैं आने का, नहीं आ सकते तो भी उससे कनेक्टेड रहते हैं। तो ये चीजें क्या है, ये कहीं नहीं कहीं करता है कि वास्तव में विश्वविद्यालय से कितना इंप्रेसिव ढंग से अटैच्ड है, कितना सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर विश्वविद्यालय में अध्यापकों का सेंटिमेंटल अटैचमेंट रहा, संस्था का एकदम सेंटिमेंटल अटैचमेंट रहा, तो विद्यार्थी भी निश्चित रूप से एक नई प्रेरणा, एक नई चीज ग्रहण करता है, और उन्हीं बच्चों के आचरण से दूसरे लोग भी ठीक सीखते हैं। उसको लगता है वास्तव कहीं जाता है, साहब एक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, निश्चित रूप से टैलेंटेड विद्यार्थी होगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से है, या अन्य जगह जैसे हम लोग करते हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र है, भले कितना ही कमजोर हो लेकिन तभी टैलेंटेड होगा। तो एक यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की इमेज अलग होती है, इसलिए कॉलेज यूनिवर्सिटी की इमेज को बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। वहां जो भी कार्य है, किस ढंग से कार्य हो रहा है, इसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, और विद्यार्थियों में भी इसका सही ढंग से बीजारोपण बहुत आवश्यक है। अभी बीजारोपण भी एक डिफरेंट चीज है, अर्थात किस ढंग से कि जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जो रिसर्च वर्क कर रहा है, और उसके साथ साथ इस तरह के जितने भी कार्य कर रहे हैं, या किसी भी सिविक मिशन में लगा हुआ है, तो उसका बेस क्या है, किस ढंग से काम कर रहा है। जैसे एक समय था जब अर्थशास्त्र का विद्यार्थी अगर कार्ल मार्क्स पे कुछ न करे तो लगता था तो बड़ा बैकवर्ड टाइप आदमी। चाणक्य पे अगर काम कर रहा है, ओह क्या बैकवर्ड काम कर रहा है, आज वो चीजें नहीं है। हमने चाणक्य पर एक शोध कार्य कराया, तो उस समय हमारा जो विद्यार्थी था उसको लोगों ने कहा क्या इस पर काम कर रहे हो, क्या तुम्हारा करियर होगा। लेकिन आगे चल के उसी शोध कार्य के बल पर उसको जॉब मिल गई, तो उसने नई विधा पे काम किया। ये हमारे जो शास्त्र हैं इनका एक अलग महत्व है, इसलिए नई शिक्षा नीति में आप देखिए इन पर थोड़ा जोर दिया गया है, और व्यक्ति निर्माण में चरित्र के महत्व पर जोर जहां नहीं, जिस शिक्षा में नहीं दिया जाएगा वो शिक्षा अधूरी मानी जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, और नई शिक्षा में इस पर बल भी दिया गया है कि वास्तव में शिक्षा मातृभाषा में होना बहुत जरूरी है। दुनिया के जितने डेवलप्ड कंट्री हैं, सिर्फ अमेरिका, इंग्लैंड और आधा कनाडा, या एक आध और रसा को एक और देश को छोड़ करके बाकी सारे देशों में
अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है। आप फ्रांस में जाइए, यहाँ से जो हमारे बच्चे फ्रांस जाते हैं उनके लिए अनिवार्य फ्रेंच जानना उनके लिए जरूरी है। आप जर्मनी भी जाइए, आप इवन इसराइल चले जाइए। इसराइल जैसे छोटे देश में जो दिल्ली के बराबर भी नहीं है, वहां पर आपको 6-7 नोबेल प्राइज होल्डर मिलेंगे। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, कितने लोग हैं? आप अपनी मातृभाषा में जो चीज लेंगे उसका एक अलग इम्पैक्ट है। और ये ठीक है, अन्य भाषाएं जानना बहुत जरूरी है। आप अंग्रेजी जानिए, फ्रेंच जाइए, जर्मन जाइए, संस्कृत जानिए, सारी चीजें जानिए, ये आगे चल विद्यार्थी डेवलप कर लेता है। लेकिन अब देखिए फिर शोध आ रहे हैं कि व्यक्तियों का, बच्चों का मस्तिष्क का डेवलपमेंट ज्यादा तेजी से अपनी मातृभाषा में हो सकता है, उसके बाद आगे चल के ग्रहण कर लेता है। आज अमेरिका में क्या है? अमेरिका में मैथमेटिशियंस की कमी हो गई है। हमारी वैदिक मैथमेटिक्स इतनी क्विक, इतनी सहज, इतनी साइंटिफिक, इतनी अच्छी, उसको हम भुलाते चले जा रहे हैं। अब इस पर जोर दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। और ठीक है, देर से ही हो, लेकिन काम सही ढंग ठोस रूप से होना चाहिए। और निश्चित रूप से ये सब चीजें कहीं कहीं से संस्थाओं को गौरवशाली बनाती है। मुझे लगता है कि हर संस्था को इस दिशा में कुछ न कुछ काम करना चाहिए और विद्यार्थियों के सतत विकास में एक नया सोपान जरूर जोड़ना चाहिए। और विद्यार्थियों में कैरेक्टर डेवलप करने के लिए अध्यापकों को भी रोल मॉडल बनना पड़ेगा। रोल मॉडल कैसे बनेंगे? इन सारे गुणों को अपने में कल्पनेट करना, उनको लाना पड़ेगा, उनको समाहित करना पड़ेगा, तभी निश्चित रूप से एक नया रोल मॉडल या नई एक दिशा विद्यार्थियों को दे सकेंगे। एक बार महर्षि अरविंद के यहाँ एक माँ गई अपने बच्चों को लेकर के और कही कि महात्मा जी, हमारा बच्चा ये गुड़ खा रहा है और इससे बीमारी हो सकती है, ज्यादा गुड़ खाता है, इसको आप बता दीजिए कि ये ना खाए, आप मना कर देंगे मान जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा है कि अभी जाओ, तुम 15 दिन बाद आना मेरे पास। 15 दिन बाद फिर गई, तो 15 दिन बाद उन्होंने बच्चे से कहा कि क्यों भाई, तुम गुड़ ज्यादा खाते हो क्या? हाँ। कहा नहीं, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, इसको बंद करो, ये बुरी बात है। कहा ठीक है, हम बंद कर देंगे। मान गया वो। तो महिला ने कहा कि आपको तो ये साधारण बात करनी थी, उस समय भी कर सकते, 15 दिन बाद हमें इंतजार क्यों करवाए? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो इसलिए इंतजार करवाया कि मैं तो खुद खा रहा था, इसलिए उसको करने के लिए मेरे पहले अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा। अर्थात हम अध्यापकों को भी पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा, तभी हम दूसरे के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। ये चीजें बहुत ही आवश्यक है और तभी रोल मॉडल बना जा सकता है। और ये अपने अंदर करके, सुधार करके, बाय प्रैक्टिस, और स्टूडेंट्स को हम सही दिशा देने के लिए ये चीजें जब समाहित करेंगे तभी हो सकता है। आप उनको भ्रमित नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव और बहुत अट्रैक्टिव है। और यही नहीं, सेल्फ डायरेक्टिव भी है, वो जानते भी हैं सब चीजों को कि क्या होना चाहिए, वो भी जानते हैं। तो आपको थोड़ा रोल मॉडल बनने के लिए कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा अपने बारे में। और ये अध्यापक नहीं, इंस्टीट्यूशन भी इस काम को कर सकता है। इंस्टीट्यूशन में इस चीजें, ऐसे गुणात्मक सुधार लाए जा सकते हैं। इंस्टीट्यूशन जाना कैसे जाता है, संस्था किससे जानी जाती है? इंस्टीट्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द टीचर्स, स्टूडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वो जो चीजें जहां पर जैसे होंगी बच्चे वही सीखेंगे, समाज जाकर वही चीज करेंगे। इसलिए संस्था में भी ये चीजें ठीक ठाक होनी चाहिए, ऐसे रिसर्च होने चाहिए। इवन ऑनलाइन क्लासेज हो रहे हैं, उसमें भी चीजें गुणात्मक सुधार हो सकते हैं। तो हर जगह अच्छी चीजें सब जगह हो सकती हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, उसमें भी ये काम हो सकता है।
बढ़िया काम हो सकता है। क्योंकि गेम्स में भी ईमानदारी, कार्य में भी ईमानदारी, खेलने में, कूदने में, समाज के कार्य करने में, सब जगह इन चीजों का बहुत ही महत्व होता है। और ये ग्रुप प्रैक्टिस आदमी के फ्यूचर करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आप एडमिशन कर रहे हैं, उसमें भी फेयरनेस, ओपननेस, ये सब सारी चीजें होंगी तो निश्चित रूप से इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसके साथ साथ है कि आपके लीडरशिप डेवलपमेंट जो प्रोग्राम चल रहे हैं, इन प्रोग्राम में भी बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। स्टाफ के बिहेवियर में भी, भाई बच्चा जा रहा है, हम चिड़चिड़ापन दिखा रहे हैं, तो उसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसको सहजता से, शालीनता से उसके साथ व्यवहार करना, ईमानदारी पूर्वक सारे कार्य करना, विद्यार्थियों की मदद करना, सद्व्यवहार से कार्य करना, ये सारी चीजें जब परिलक्षित होती हैं और विद्यार्थियों के मन में ये लगता है कि वास्तव हमारा जो शिक्षक है, हमारी संस्था के लोग हैं, सद्व्यवहार करने वाले अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, समय पर काम करते हैं, हमारे लिए चिंता करते हैं, समाज के लिए चिंता करते हैं, एक अच्छा इम्पैक्ट उन पर पड़ेगा और तभी आदमी रोल मॉडल हो सकता है। इसलिए हायर एजुकेशन में व्यक्तियों के चरित्र निर्माण की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हायर एजुकेशन की है और इसको अच्छे ढंग से संपादित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने आप को ठीक ठाक करना पड़ेगा। इसलिए हायर एजुकेशन का सिर्फ काम शिक्षा देना ही नहीं, उनको शिक्षित करना नहीं, उनको पूर्णतया शिक्षित करना, उनके व्यक्तित्व में पूर्णतया विकास करना, अर्थात चरित्र को भी इनकलकेट करना उनके अंदर समाहित करना, और तब पूर्ण व्यक्तित्व, पूर्ण व्यक्ति बनाकर पूर्ण व्यक्तित्व के विकास उनको विकसित करके समाज में अगर भेजेगा तो निश्चित रूप से एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश और एक व्यवहारिक समाज, निस्वार्थ समाज और भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण हो सकेगा। अपनी नई बातों के साथ मैं फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विशेषकर हमारे गोयल साहब को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आज के इस अवसर पर हमें आमंत्रित किया, मुझे अपनी बात करने का अवसर मिला और अच्छा तो होता कि मैं खुद वहां व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आप लोग बीच में कुछ कहता, लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं आ पा रहा हूं। भविष्य में कभी हो सकता है कि आप सबसे साक्षात्कार हो, फेस टू फेस मुलाकात हो। आज अपनी इन्हीं बातों को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।